नमस्कार और फिर से एक बार सलाम करता हूं अपने सभी दोस्तों को, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से। फिर से आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। कई बार हमारे सामने ये दुविधा आती है कि हमें अपने राजयोगों से क्या नतीजे मिल रहे हैं और वो हम पर कैसे असर कर रहे हैं और किस तरह के अच्छे नतीजे राजयोग हमें दे रहे हैं। मगर कई बार हमारा ध्यान उन चीजों पर नहीं जाता जो कुंडली में काम कर रही होती है, कभी कभी हमारी जानकारी के बगैर। तो जब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं भी तो हम पूछते हैं कि मेरी कुंडली में कौन से राजयोग हैं जिनकी बदौलत मैं बहुत अच्छा करूंगा, और हम सिर्फ राजयोग पर ही टिके रहते हैं और हम हमेशा राजयोग से बड़े नतीजों की उम्मीद करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि राजयोग जैसे कि गज केसरी योग हमें पैसा, दौलत, शोहरत दे, हमें सेलिब्रिटी बनाए और हमें एक बहुत अच्छी जिंदगी दे, और वो सब कुछ दे जो हमारे दिल की ख्वाहिश है और हमारी सारी आकांक्षाएं पूरी हों। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर कभी कभी हम उन ताकतों पर, उन नेगेटिव एनर्जीज पर ध्यान नहीं देते जो कुंडली में मौजूद होती है और राजयोगों की बहुत सारी ताकत छीन लेती है, और कई बार तो राजयोग को बिल्कुल खत्म या कमजोर कर देती है। जिसका मतलब ये हुआ कि राजयोग उतने ताकतवर नहीं रह जाते कि आपको अच्छे नतीजे दे सके, और ये नेगेटिव ताकतें आपको नीचे खींचने के लिए काफी मजबूत हो जाती है। और फिर आप संघर्ष करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि मेरा राजयोग काम क्यों नहीं कर रहा। कई बार आपकी कुंडली में 2-3 राजयोग भी हो सकते हैं। आपकी दशा या महादशा उन ग्रहों में से एक की चल रही होती है जो राजयोग का हिस्सा होते हैं, जैसे कि आपके पास गजकेसरी योग है और गुरु की दशा चल रही है, या चंद्रमा की दशा चल रही है, या गुरु की अंतर्दशा चल रही है, और वो भी बुध गुरु दशा में या शुक्र गुरु दशा में वगैरह। फिर भी कई बार हमें बहुत अच्छे नतीजे नहीं मिलते, और इसकी एक वजह ये है कि हमने ये नहीं देखा कि कुंडली में कमजोरियां क्या है। और कुंडली में सबसे बड़ी कमजोरी होती है दोष। वो चुनौती भरे पहलू या युति या कमजोरियां जो पूरी कुंडली में इस तरह से जाहिर होती हैं कि वो आपकी कुंडली की पॉजिटिव एनर्जी को नीचे खींच लेती हैं और आपको उन कामों की तरफ ले जाती हैं जो संतुष्टि नहीं देते, जो आपको आपके मकसद तक नहीं पहुंचाते, जो आपकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते, और जो आपकी जिंदगी को और भी परेशानी भरा बना देते हैं, और एक ऐसी जिंदगी जहां आपको बहुत सारी रुकावटों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब ये दोष क्या है? कई तरह के दोष हैं, जैसे कि विष दोष जो तब होता है जब शनि और चंद्रमा एक सख्त युति में हो, या श्रापित दोष जहां राहु और शनि एक सख्त युति में हो, वगैरह। तो इन्हें दोष क्यों कहा जाता है, और कौन सा दोष वो है जो सचमुच आपको नीचे खींच सकता है? अब ये 2 दोष जिनका मैंने जिक्र किया, विष या विष दोष जहां शनि और चंद्रमा युति में हो, ये सबसे शक्तिशाली दोषों में से एक है। मगर उससे भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली दोष है श्रापित दोष, जहां आपके पास शनि और राहु की युति हो। शनि और राहु की युति को श्रापित दोष क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो श्रापित शब्द श्राप से जुड़ा हुआ है, यानी किसी पर अभिशाप या लानत होना। अब श्रापित दोष का ये मतलब जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी पर कोई श्राप है सिर्फ इसलिए कि आपकी कुंडली में शनि और राहु की युति है। इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी ऐसे चलती है जैसे उस पर श्राप हो, क्योंकि आप जो भी करते हैं कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता, और इसीलिए ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी लानत में फंसी हुई है। और कई बार आप खुद से ये सवाल पूछते हैं कि क्या मेरी जिंदगी श्रापित है? मैं जो भी करता हूं वो क्यों नहीं बनता? आखिरी वक्त पर सब कुछ क्यों फेल हो जाता है? क्या मुझे अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता? मेरी जिंदगी में ज्यादा पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं होती? मैं आखिरी पल में क्यों हार जाता हूं? मैं आखिरी रुकावट क्यों नहीं पार कर पाता? और कई बार मैं आखिरी रुकावट पर ही लड़खड़ा जाता हूं। अगर आप पहली रुकावट, पहले कदम पर ही लड़खड़ा जाएं, तो शायद आप हार मान लें। मगर अगर आपने बहुत मेहनत की है और आपने 99% सब कुछ लगा दिया है, मेहनत, सब कुछ, और सिर्फ 1% बचा है, और उस वक्त आप फेल हो जाते हैं, तो ये आपको सचमुच बहुत नीचे खींच देता है। आपको फिर से उसी एनर्जी, उसी उत्साह और उसी मोटिवेशन के साथ वापस आने के लिए प्रेरित करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वो चीज है जो श्रापित दोष करता है, और इसीलिए इसे श्रापित दोष कहते हैं। अब ये दोष क्यों है, जबकि हम जानते हैं कि शास्त्र कहते हैं शनि वत राहु और कुजवत केतु।
तो अगर शनि वत राहु, जिसका मतलब है कि राहु शनि की तरह है, यानी शनि जैसा, तो इन दोनों ताकतों का एक साथ आना तो बहुत बहुत शक्तिशाली एनर्जी देना चाहिए। और अगर शनि ताकतवर है और आपकी कुंडली में योग कारक है, जैसे कि वृषभ लग्न के लिए शनि नवम और दशम भाव का स्वामी होकर योग कारक है, तो शनि और राहु का साथ आना आपके लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि राहु शनि की तरह है और शनि भी अच्छी जगह पर बैठा है, तो फिर और भी बेहतर होना चाहिए। मगर फिर ये श्रापित दोष क्यों है, चाहे आपका लग्न कुछ भी हो? इसकी वजह यह है कि राहु बिल्कुल शनि जैसा नहीं है। राहु आपको शनि जैसी कुछ प्रवृत्तियां देता है, मगर बिल्कुल वैसी नहीं। अब पहले तो राहु को उत्तरी धुरी भी कहा जाता है। राहु और केतु चंद्रमा की उत्तरी और दक्षिणी धुरियां हैं, शनि की नहीं, जिसका मतलब है कि राहु और केतु चंद्रमा या मन के दो विपरीत सिरे हैं। तो आपका मन अगर वो न्यूट्रल हो तो चीजों का एक संतुलित नजरिया ले पाएगा। आमतौर पर हम चीजों का संतुलित नजरिया लेते हैं। हम किसी काम के अच्छे और बुरे पहलुओं, फायदे और नुकसान को तौलते हैं। हम देखते हैं, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि चुनौतियां क्या हैं, खतरे कहाँ हैं, कुछ करना आसान है या बहुत मुश्किल है, और हम उन सब का हिसाब लगाते हैं। हम एक बहुत संतुलित नजरिया लेते हैं और फिर कोई फैसला लेते हैं। अब इस संतुलन बनाने वाले हिस्से में केतु और राहु की भूमिका होती है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम निवेश कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मार्केट कैसा है, बिजनेस कितना अच्छा है, हमें किस तरह का रिटर्न मिलेगा वगैरह। तो अगर वो काम हमारे लिए करना बहुत मुश्किल लगे तो दिमाग का एक हिस्सा, केतु वाला हिस्सा, कहता है छोड़ो भी, हमें इतनी मेहनत लगाने की कोई जरूरत नहीं, इतनी मेहनत इसके लायक नहीं है, क्योंकि केतु ज्यादातर छोड़ देने वाला ग्रह है। अगर कुछ करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगे तो केतु कहता है कि बेहतर है कि हम ये न करें। क्यों? क्योंकि केतु का मतलब है कि आप उस हिस्से के लिए पहले ही हासिल कर चुके हैं। तो केतु जिस भाव में बैठा हो, उस जिंदगी के हिस्से के बारे में सचमुच सुपर एक्टिव या सुपर आकांक्षी नहीं होता। तो कई बार केतु कहता है, इतना भौतिकवादी मत बनो, छोड़ो यार, इसकी कोई कीमत नहीं है। राहु दूसरी तरफ कहता है, नहीं नहीं नहीं, रुको जरा, अगर तुम ये शॉर्टकट लो, अगर हम ये टैक्स ना दें, अगर तुम ये काम न करो तो ये आसान होगा। हमें सारे नियमों की किताब क्यों फॉलो करनी है? हमें ये करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम बस इतना न्यूनतम करो तो हम बच सकते हैं। तो राहु एक हद तक शनि की तरह है, जहां शनि तुमसे कहता है नियमों का पालन करो, बहुत मेहनत करो। मगर शनि तो अपने अंगों से मेहनत करने के बारे में है। तो तुम पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठकर बहुत मेहनत कर सकते हो। तुम ये सुनिश्चित करने में बहुत बहुत मेहनत कर सकते हो कि काम ठीक से हो रहा है, नियमों, प्रक्रियाओं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुए वगैरह। तो तुम बहुत मेहनत करते हो, बहुत समय देते हो। राहु भी तुमसे बहुत मेहनत करवाता है, मगर राहु के साथ दिमाग सुपर एक्टिव हो जाता है। और यहीं पर राहु और शनि की समानता आती है। राहु तुमसे मानसिक क्षेत्र में बहुत मेहनत करवाता है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। तो ये तुम्हारा दिमाग है। राहु के एक्टिव होने पर तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारी कुंडली में दिमाग हमेशा सोचता रहता है, हासिल करने के बारे में, हासिल करने के बारे में, हासिल करने के बारे में। तो ये बहुत बहुत मेहनत कर रहा होता है, मगर शॉर्टकट्स पर मेहनत कर रहा होता है, कड़ी मेहनत न करने की मेहनत कर रहा होता है, अंगों की कड़ी मेहनत, चलना, लंबे समय तक बैठना वगैरह। तो राहु चाहता है कि तुम कानून के छिद्रों पर ध्यान दो और कानून से बचो, उन कानूनों से बचो, नियमों की किताब से बचो और हासिल करो। तो दिमाग बहुत मेहनत कर रहा होता है, हमेशा यही सोच रहा होता है कि मैं टैक्स देने से कैसे बचूं, मैं कड़ी मेहनत करने से कैसे बचूं, मैं इन सारे नियमों और कायदों को मानने से कैसे बचूं, क्या कोई शॉर्टकट है? तो राहु के साथ तुम्हारी ज्यादातर एनर्जी बिना मेहनत किए ज्यादा हासिल करने के बारे में सोचने में चली जाती है। शनि के साथ ये उल्टा होता है। शनि कहता है, ठीक है, तुम जानते हो मैं हासिल करना चाहता हूँ, मगर मैं इसे सही तरीके से करना चाहता हूँ, मैं नियमों की किताब का पालन करना चाहता हूँ। शनि कानून नहीं बना रहा होता, मगर फिर भी चाहे कानून कुछ भी हो, तुम्हें उसी के साथ चलना बेहतर है। अगर नहीं
तो शनि एक कर्मिक इक्वलाइजर है, जिसका मतलब है कि वो तुम पर प्रहार करेगा, वो तुम्हारे खिलाफ वापस प्रहार करेगा और वो तुम पर बहुत जोर से प्रहार करेगा। तो इस मायने में शनि सजा देने के लिए तैयार रहता है। तो जब राहु और शनि दोनों तुम्हारी कुंडली में एक सख्त युति में बैठे हों, तो ये ऐसा है जैसे तुम्हारे पास एक बहुत शैतान या बुरा दोस्त है जो हमेशा गलत रास्ते पर रहता है, मगर तुम्हारे साथ प्रिंसिपल या तुम्हारे पिता भी हमेशा हैं जो एक बहुत सख्त इंसान है, जो सिद्धांतवादी और मूल्यों वाले हैं। वो भी तुम्हारे साथ हर वक्त है। तो जिस पल तुम कोई गलत काम करते हो, पिता तुम्हें सजा देते हैं या वो टीचर तुम्हें सजा देता है, तो तुम इस दुविधा में हो। तुम सोचते हो कि पिता मौजूद नहीं है, मगर वो तुम्हें हर वक्त देख सकते हैं और जब भी तुम कोई गलती करते हो उन्हें पता चल जाता है। तो ये तुम्हारा बुरा दोस्त कहता है, ठीक है, ये शॉर्टकट लो। भले ही ये एक तरफा रास्ता है जहां ट्रैफिक सिर्फ दूसरी तरफ को जाने की इजाजत है, हम इस एक तरफा रास्ते से चलेंगे। कोई बड़ी मुश्किल नहीं है और ये बस 100 से 200 मीटर का है। हम आसानी से दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। हमें उस लंबे, तुम्हें पता है, 5 किलोमीटर के रास्ते को लेकर उस सड़क पर क्यों आना चाहिए? हम ये शॉर्टकट ले सकते हैं, बस 100-200 मीटर का। तो क्या हुआ? कोई देख तो रहा नहीं है वैसे भी, तो तुम कट लेते हो। तुम दोस्त की बात मान लेते हो। तुम सोचते हो कि शायद तुम बच जाओगे, मगर चौराहे पर ही जब तुम मोड़ लेने ही वाले होते हो, तुम्हें एक पुलिस अफसर दिखाई देता है। ट्रैफिक पुलिस वाला वहां खड़ा हुआ तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और फिर तुम्हारा चालान काट देता है। और फिर तुम्हें लगता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? और फिर तुम दोस्त से कहते हो, तुम्हें पता है, देखो तुमने मुझे क्या करवा दिया। तो दोस्त, राहु वाला दोस्त, कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें सुझाव दिया था, मगर मैंने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया था ना? मगर होता यह है कि जब फैसला लेने का वक्त आता है, दोस्त कहता है, कर डालो, कोई बात नहीं, असल में ये ठीक रहेगा, तुम बच जाओगे। तो वो तुम्हें पीछे से बहुत धक्का दे रहा होता है, कह रहा होता है, करो करो करो। और जब वक्त आता है और तुम कहते हो, अरे तुमने मुझे क्या करवा दिया? वो कहता है, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था, तुम एक वयस्क हो, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए था, तुम एक परिपक्व इंसान हो। और इस तरह लालची दिमाग, आकांक्षी दिमाग और वो टीचर या पिता जो हमेशा चाहता है कि तुम नियमों का पालन करो, नियम न तोड़ो, के बीच ये खींचातानी हमेशा चलती रहती है। तो ये श्रापित इसलिए है क्योंकि राहु तुम्हें शॉर्टकट्स फॉलो करने और उन शॉर्टकट्स को लेने, लालची बनने, दूसरों से ज्यादा लेने की चाहत रखने, नियमों का पालन न करने, सिद्धांतों पर न चलने के लिए प्रेरित करता है। और शनि हमेशा तुम्हें सजा देने के लिए मौजूद रहता है। जिस पल तुम कोई ऐसी हरकत करते हो जो अनैतिक, अमर्यादित हो, शनि तुम्हें सजा देता है और उस काम को कभी फलदायी नहीं होने देता, उस काम से तुम्हें कभी उपलब्धि नहीं मिलने देता। इसीलिए तुम हमेशा शॉर्टकट का इस्तेमाल करके कुछ करने के बारे में सोचते रहते हो और तुम हमेशा फेल होते रहते हो और तुम हमेशा एक कीमत चुकाते रहते हो। तो अगर राहु और शनि एक साथ हो, मिसाल के तौर पर मान लो वो लग्न में हो, यानी पहले भाव में, अब क्या होता है? दोनों का पहले भाव में होने का मतलब है कि वो पहले भाव पर बहुत प्रभाव डाल रहे हैं वैसे भी। मगर शनि की तीसरे भाव पर भी दृष्टि होती है, शनि की 7वें भाव पर भी दृष्टि होती है और शनि की 10वें भाव पर दृष्टि होती है, जबकि राहु की 5वें और 9वें भाव पर दृष्टि होती है और वो वैसे भी पहले भाव में बैठे हैं। तो शनि और राहु की 5 दृष्टियां मिलकर काम कर रही हैं और लग्न में बैठी है। मेरा मतलब किसी भी वक्त 6 जगहें प्रभावित हो रही है, मतलब कुंडली का आधा हिस्सा किसी भी वक्त श्रापित दोष के तहत है। उसके ऊपर शनि 6ठे, 8वें और 12वें भाव का कारक भी है, तो जिसका मतलब है कि श्रापित दोष दुस्तान भावों पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है। तो जिस पल तुम सेहत पर शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हो, तुम सोचते हो, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा खा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, चिकन तो सचमुच टेस्टी है। तो राहु तुम्हें कुछ और खाने के लिए लालची बना देता है और शनि वहां मौजूद है तुम्हें सजा देने के लिए, क्योंकि तुमने शॉर्टकट लिया है और तुमने व्यायाम नहीं किया है। तो अगर राहु तुम्हें ज्यादा खाने के लिए मजबूर करता है, तो शनि को भी तुम्हें मेहनती बनने और व्यायाम करने के लिए मजबूर करना चाहिए। मगर राहु हावी हो जाता है और कहता है, नहीं
नहीं नहीं, कोई बात नहीं, भले ही तुम व्यायाम न करो, कोई बात नहीं। और राहु शनि की मेहनत और लगन वाली एनर्जी को दबा देता है। और क्या होता है, तुम बीमार पड़ जाते हो, पेट खराब होने से या फूड पॉइजनिंग से, या एक लंबे अरसे में तुम अपनी सेहत को पूरी तरह बर्बाद कर लेते हो। और क्योंकि शनि छठे भाव का कारक है और वो श्रापित दोष के तहत है, बीमारी और रोग का छठा भाव तुम पर बहुत बहुत जोर से असर करेगा। वो तुम पर बहुत कड़ाई से टूटेगा। आठवें भाव की एनर्जी के साथ भी यही बात है। राहु तुम्हें शॉर्टकट लेने के लिए प्रेरित करता है और तुम रुकावटों में भागते हो। आठवां भाव रुकावटों को दर्शाता है और शनि तुम पर भारी प्रहार करेगा। शनि कहेगा, ठीक है, मैं तुम्हें शॉर्टकट लेने की इजाजत नहीं दे रहा हूं और तुम्हें शॉर्टकट लेने की कोशिश का फल भुगतना होगा। और भी रुकावटें तुम्हारे सामने आएंगी। जितने ज्यादा शॉर्टकट्स तुम कोशिश करोगे, उतनी ही कड़ी तुम्हारी जुर्माना लगेगी। तुम्हें लंबा रास्ता लेना पड़ेगा और तुम पकड़े जाओगे। तो इसीलिए श्रापित दोष इतना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये किसी भी वक्त 6 भावों को और उन तीनों भावों को जिनका शनि कारक है को प्रभावित करता है। तो किसी भी वक्त कुंडली में 9 जगहें श्रापित दोष के तहत होती हैं। एक बहुत बहुत शक्तिशाली दोष जो तुम पर बहुत जोर से टूटता है, और इसीलिए ये नेगेटिव प्रवृत्तियां तुम्हें नीचे खींचने लगती हैं और तुम्हें कुछ भी तय करने या लेने या जिंदगी में कुछ भी हासिल करने नहीं देती। तो जिस भाव में श्रापित दोष बैठा है, वहां चुनौतियां आएंगी। श्रापित दोष राहु और शनि की युति के लिए सबसे बुरी स्थिति लग्न में ही होती है, खास तौर पर जब राहु शनि से कुछ डिग्री कम हो। क्योंकि जब राहु शनि से 2 से 3 डिग्री कम होता है तो वो ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि शनि वैसे भी गोचर में होता है। तो अगर शनि डिग्री में आगे है तो वो वापस मुड़कर राहु को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। तो राहु, क्योंकि वो शनि से बस 2-3 डिग्री पीछे है, ज्यादा मजबूत होता है। दूसरी तरफ अगर शनि से आगे भी हो तब भी, क्योंकि वो युति बहुत बहुत सख्त होती है और ये ग्रहण में होती है, शनि अपने नतीजे ज्यादा प्रभावी तरीके से नहीं दे पाता। तो राहु की अपनी मनमानी चलती है और शनि की सजा देने में अपनी मनमानी चलती है। तो लग्न स्थिति श्रापित दोष के लिए सबसे बुरी जगह है। दूसरी स्थिति जो श्रापित दोष के लिए बुरी होती है वो है चौथा भाव और 7वां भाव। क्योंकि चौथा भाव तुम्हारी मानसिक शांति, तुम्हारी घरेलू खुशी है, तो ये तुम्हारी सारी खुशी छीन लेता है, ये तुम्हारी मानसिक शांति छीन लेता है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है, ये सभी भौतिक संपत्तियों को प्रभावित करता है। और 7वें भाव में ये रिश्तों या साझेदारियों का भाव है। तो लोगों के साथ पेश आने की तुम्हारी क्षमता, तुम्हारे जीवन साथी के साथ पेश आने की क्षमता, या एक खुशहाल रिश्ते में रहने की क्षमता, या बिजनेस में अच्छा करने की क्षमता प्रभावित होती है। तो बहुत ही कम मौकों पर लोग बिजनेस में या दूसरे लोगों के साथ पेश आने में अच्छा कर पाते हैं। उसके साथ कई बार तुम्हें उन लोगों के साथ कोई न कोई चुनौती रहती है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तुम्हारी पत्नी या पति के साथ समस्या हो सकती है, तुम्हारे बिजनेस पार्टनर के साथ समस्या हो सकती है, या चौथे या 7वें भाव में श्रापित दोष होने पर तुम्हारे ऑफिस के सीनियर के साथ भी समस्या हो सकती है। और श्रापित दोष बहुत सारी समस्याएं लाता है अगर ये 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो, क्योंकि तब सेहत चौकसी के तहत आ जाती है। लोग हमेशा तुम्हारी पीठ पीछे काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, ज्यादा नुकसान होते हैं और हमेशा चुनौतियां रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर श्रापित दोष बहुत मजबूत हो, खास तौर पर 6ठे भाव में जब शनि 12वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहा हो, तो बहुत सारे लोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजर में आ सकते हैं, जहां तुम्हें केसों के चक्कर में दौड़ना पड़ सकता है, जुर्माने भरने पड़ सकते हैं या जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। तो श्रापित दोष होना बहुत बहुत खतरनाक है, खास तौर पर शनि के लिए शत्रु राशि में, 6ठे भाव में या 8वें या 12वें भाव में। मिसाल के तौर पर मेष राशि में 6ठे भाव में श्रापित दोष, जहां शनि नीच का हो, शनि की लगभग सारी ताकत छीन लेता है और राहु वहां अत्यंत मजबूत हो जाता है। तो ये तुम्हारी मानसिक क्षमता को सचमुच प्रभावित करता है, क्योंकि मेष तुम्हारी मानसिक क्षमता भी है और तुम्हारे दिमाग को प्रभावित करता है। ये तुम्हारी सेहत को प्रभावित करता है और 12वें भाव पर दृष्टि डालकर, जिसका मतलब और भी ज्यादा फिजूल खर्ची है।
छठे भाव से राहु की अपनी 5वीं दृष्टि से 10वें भाव पर दृष्टि का मतलब है कि तुम्हारा काम ठीक से नहीं हो रहा है, तुम्हारा कर्म चौकसी के तहत है। तो ये सारी चुनौतियां आती है, खास तौर पर श्रापित दोष इन 3 केंद्र भावों में होने पर, पहला, चौथा और 7वां और दुष्टान भावों में। तुम श्रापित दोष से कुछ हद तक बच सकते हो अगर ये 11वें भाव में हो, और यहीं पर ये कम बुरा या सबसे सुरक्षित हो सकता है। अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकूं, जहां ये तुम्हें इसलिए इजाजत देता है क्योंकि शनि 11वें भाव में बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि ये उसकी अपनी राशि है और वो भी एक चर त्रिकोण राशि है। तो श्रापित दोष का सबसे कम असर 11वें भाव में आ सकता है। बाकी श्रापित दोष की लगभग सभी स्थितियां बुरी होती हैं। अब तुम श्रापित दोष पर कैसे काबू पाओगे? श्रापित दोष पर काबू पाने का सबसे बेहतर तरीका है राहु की ताकत कम करना। तो ये ऐसा है, अगर तुम अपने शरीर के किसी हिस्से को मजबूत करना चाहते हो तो तुम शरीर पर काम करते हो। तो अगर तुम अपनी बांह को मजबूत करना चाहते हो तो तुम वेट उठाते हो, पुश अप्स करते हो, पुल अप्स करते हो और तुम्हारी बाहें और मजबूत हो जाती है। और इसीलिए अगर तुम दाएं हाथ से काम करने वाले हो तो तुम्हारा दायां हाथ ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि तुम उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हो। दाएं हाथ की मांसपेशियों पर ज्यादा काम होता है। बाएं हाथ से काम करने वाले इंसान की बाईं बांह ज्यादा मजबूत होती है। तो अगर तुम किसी ग्रह को मजबूत करना चाहते हो तो तुम्हें उस ग्रह की गतिविधियों या गुणों पर काम करना होगा। तो मिसाल के तौर पर श्रापित दोष में शनि को और मजबूत करो। शनि को और मजबूत कैसे करें? कभी भी शॉर्टकट न लेकर, हमेशा किताब का पालन करके, हमेशा एक योजना बनाकर, हमेशा मेहनती बनकर। तो चाहे राहु तुम्हें कितनी भी मुश्किल से मनाने की कोशिश करे, चाहे तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट्स की तरफ कितनी भी मेहनत से काम करे, शॉर्टकट्स के लिए ना कहो। हमेशा नियमों की किताब का पालन करो, हमेशा नियमों का पालन करो। जितना ज्यादा तुम शनि को मजबूत करोगे, अपने आप राहु की ताकत कम हो जाएगी और शनि और ज्यादा ताकतवर होता जाएगा और वो तुमसे कड़ी मेहनत करवाएगा। यही एक तरीका है तुम बच सकते हो। इसका दूसरा पहलू ये है, क्योंकि शनि ज्यादा मजबूत है, वो तुमसे कड़ी मेहनत करवाएगा, वो तुम्हें सफलता देगा, लंबे समय की सफलता, मगर कम से कम तुम्हें कुछ सफलता तो मिलेगी। मगर अगर तुम राहु को रास्ता दिखाने दोगे तो खतरा ये है कि तुम्हें छोटी छोटी सफलताएं कम समय में मिल सकती हैं, मगर आखिरकार तुम उससे कहीं ज्यादा कीमत चुकाओगे और उस शॉर्टकट की वजह से जो तुम लेने की कोशिश करते हो उससे कहीं ज्यादा मुसीबत का सामना करोगे। तो ये करो। दूसरी चीज है, गुरु को मजबूत करो। समझदार लोगों की सलाह लो। हमेशा अपने परिवार या दोस्तों के चक्र में किसी ऐसे इंसान पर निर्भर रहो जो बहुत समझदार हो। तीसरा, कभी भी सब कुछ अपने नाम पर मत रखो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या बिजनेस। हमेशा किसी को अपने साथ रखो ताकि चेक साइन करना या पैसे निकालना और तुम्हें पता है, जुए में लगाना या कुछ करना आसान न हो, क्योंकि तुम्हारी संपत्ति संयुक्त स्वामित्व में होती है। तो जब भी तुम कोई बिजनेस फैसला लेते हो, तुम्हें किसी और का भी साइन लेना पड़ता है, और क्योंकि तुम्हें किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है, कई बार वो इंसान तुम्हें शॉर्टकट लेने या गलत करने नहीं दे सकता। तो हमेशा एक समझदार सलाहकार रखो जिस पर तुम निर्भर रहो। हमेशा किसी ऐसे इंसान के साथ चलो जो बहुत समझदार हो। साझेदारी में रहो। अगर तुम्हारी कुंडली में श्रापित दोष है तो कोशिश करो और ऐसे इंसान से शादी करो जो बहुत समझदार हो, और ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पास दोस्तों की एक सहायता प्रणाली हो जो हमेशा तुम्हारी मदद करने और सहारा देने के लिए मौजूद रहें। और ज्यादा आध्यात्मिक बनो, अपनी जिंदगी में ज्यादा स्वीकार करने वाले बनो। तो अगर ऐसे वक्त आए जब चीजें न बने तो शॉर्टकट्स की कोशिश मत करो, ज्यादा स्वीकार करने वाले बनो, ज्यादा आध्यात्मिक बनो। कहो कि ठीक है, भगवान की मर्जी है कि ये इसी तरह से होना है, मैं इसे इसी तरह से करूंगा। और हमेशा अपनी ताकतों पर काम करो, हमेशा अपने चरित्र पर काम करो, हमेशा नियमों की किताब का पालन करो ताकि राहु की एनर्जी कम हो और शनि मजबूत हो और श्रापित दोष कम हो जाए। कई मंत्र और दूसरे उपाय भी हैं जो किए जा सकते हैं, मगर सबसे बेहतर उपाय हमेशा व्यवहारिक हिस्सा होता है, ना कि मंत्र आधारित या कुछ रत्न पहनना, जिनका कोई खास असर नहीं होता जब तक कि व्यवहार का हिस्सा भी सही ना हो। तो दोस्त, ये है मेरा श्रापित दोष का विश्लेषण। कृपया इस वीडियो को लाइक करें,
कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जिनकी कुंडली में श्रापित दोष है वो जान सके कि इससे कैसे निपटना है और इसका सामना कैसे करना है और ये किस तरह से जाहिर होता है। और कृपया मेरी दूसरी वीडियोस को भी शेयर करें जो आपको पसंद आए ताकि दूसरे लोग भी मेरे द्वारा पोस्ट की गई दूसरी वीडियोस से ज्यादा फायदा उठा सकें। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको पता चल सके जब मेरी नई वीडियो आएगी। अगर आप मेरी निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और जब तक हम फिर किसी और वक्त मिलें, कृपया यहीं इरफान आपसे विदा लेता है।